यूपी बना उत्तम प्रदेश। एनसीआरबी के आंकड़ों में यूपी में अपराध कम होने की बात सामने आई है और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध कम हुए हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बना है और आंकड़ों में यूपी में अपराध कम हुए हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध कम हुए हैं। बाल अपराध में 11.11% की कमी आई है। साइबर क्राइम के अपराध भी कम हुए हैं, ये रिपोर्ट का कहना है। और साइबर क्राइम के अपराध में 22.6% की कमी हुई है। 2021 में मात्र एक सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई और सीएम योगी ने बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एनसीआरबी की रिपोर्ट में यूपी में अपराध कम हो गया है। तो देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट में यूपी में अपराध कम होने की बात सामने आई है और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और बहुत एंथुसियाज्म से और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एनसीआरबी के आंकड़े सामने आ चुके हैं और जिस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री काम कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं उस राह पर यूपी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर फॉर्म है वो हर जगह देखने को मिलती है। और ये बात कही जाती है कि अगर कहीं भी कानून व्यवस्था को बेहतर करना है तो योगी मॉडल को आपको अपनाना होगा। और यही योगी मॉडल है जिसकी वजह से एनसीआरबी के डाटे के आधार पर यह बात एकदम साफ हो चली है कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनने की कगार पर एकदम खड़ा हो चुका है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के प्रति अपराध हैं, चाहे वो बच्चों के प्रति अपराध हो या फिर साइबर सेल से जुड़े हुए तमाम अपराध हैं, इसमें भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिली है। खासकर अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और यही नहीं, यहाँ की जनसंख्या भी किसी देश से कम नहीं है। बावजूद उसके जो एनसीआरबी के डाटा आया है उसके आधार पर यह बात एकदम साफ हो चली है कि प्रदेश में अपराधी काफी ज्यादा पस्त नजर आ रहे हैं और पुलिस बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। और पुलिस को जिस तरह से छूट दी गई है, पुलिस बेहतर कार्य प्रणाली है उसकी, और उन्हीं सारी चीजों के दृष्टिगत जो अपराधी है वो नतमस्तक होता चला जा रहा है। अपराधी या तो सलाखों के पीछे जा रहा है या फिर प्रदेश छोड़ रहा है। क्योंकि ये आंकड़ा जो एनसीआरबी का डाटा निकलकर सामने आया है उसके आधार पर लगातार इस बात को कहा जा रहा था, उत्तर प्रदेश जिस तरह से लगातार कोशिश कर रहा था उत्तम प्रदेश बने, तो ये उत्तम प्रदेश बनने की जो स्थिति है वो और ज्यादा बेहतर हुई है। और एनसीआरबी के डाटा पर कहीं ना कहीं ये बात साफ कही जा सकती है कि अब उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनने की कगार पर आ चुका है। बिल्कुल, तो देखिए, उत्तम प्रदेश बनने की राह पर उत्तर प्रदेश है और चाहे बाल अपराध हो, महिला अपराध हो या फिर साइबर क्राइम क्यों ना हो, हर एक के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिली है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बात कहते थे कि अपराधियों को हम पाताल से भी निकाल कर लेकर आएंगे और उनकी कमर तोड़ेंगे, अब यही वजह है कि अपराधी जो है वो लगातार कम हो रहे हैं, अपराध भी कम हो रहा है। देखिए, बिल्कुल गरिमा, हमें इस बात को समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में अपराधी किस तरह से काम करता था, उसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या थी। और यह भी देखने को मिलता था कि पहले की सरकारें जब रही हैं तो उनको कहीं ना कहीं कुछ चीजों में शर्म भी मिलती थी जिसकी वजह से अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले ही इस बात को साफ कर दिया था कि किसी भी तरह से हम अपराधी को यहाँ पर पनपने नहीं देंगे और उसका दमन करने की कोशिश करेंगे, या तो वो सलाखों। बिल्कुल अभिषेक, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ में राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। राकेश जी, एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में अपराध कम होने की बात कही गई है, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल से पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अपने संकल्प पत्र जारी किया था चुनाव में 2017 में, उसमें हमने कहा था ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार, हम उस पर खरे उतरे, हमने 100% उसको लागू किया। यही वजह है कि 37 वर्षों के बाद कोई सरकार उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई और पहली बार कानून व्यवस्था एक सकारात्मक मुद्दा बनकर के निकल करके सामने आया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपराध के प्रति जो जीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाया, किसी जाति नहीं, किसी पंथ नहीं, किसी मजहब नहीं, किसी पार्टी का ध्यान न रखते हुए अपराधी को केवल अपराधी की तरह से ट्रीट किया, अपराधियों के मन में दहशत और खौफ बैठाने का एक काम किया, जिनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई, जो पूरी दुनिया भर में चर्चा का स्थान जिसको मिला। कई राज्यों की सरकारों ने इस बुलडोजर के मॉडल को स्वीकार किया। पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने पर जो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट में हमने नया संशोधन किया, जिसमें भरपाई करने के लिए हमने एक प्रोविजन बनाया कि भरपाई कराई जाएगी। कई ऐसे बड़े कदम उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने उठाए जिसकी वजह से अपराध का ग्राफ कम हुआ। विशेष करके महिलाओं से संदर्भित अपराधों के मामले में जिस तरह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पूरे हमने एक्टिवेट करने का काम किया, उसके कारण से महिलाओं के संदर्भित अपराधों में बहुत गिरावट आई है। उसमें बहुत तेज गति से अपराधियों को सजा मिलना प्रारंभ हुआ है और देश भर में सबसे नंबर 1 स्पीड है जहां महिलाओं से संदर्भित अपराधों में बिल्कुल देखिए राकेश जी, मुख्यमंत्री अपराध
को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किए हुए हैं, ये बिल्कुल साफ तौर पर नजर आता है। कोई भी माफिया हो, कोई भी हो, साफ तौर पर मुख्यमंत्री का कहना है बख्शा कोई नहीं जाएगा। लेकिन विपक्षी लगातार आपकी सरकार पर ये बात कहते रहते हैं कि इसमें तो सिर्फ कुछ लोगों पर ही बुलडोजर चलता है। क्या अब कहीं ना कहीं उन विपक्षियों के मुंह पर भी ताला लगेगा जब ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है एनसीआरबी की? देखिए, एक समय था जब उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र बटे हुए थे कि कहीं प्रतीक अहमद की सल्तनत चलती थी, कहीं मुख्तार अंसारी की सल्तनत चलती थी, कहीं मुकीम काला गिरोह ऑपरेट किया करता था। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पैरेलल अपराधियों का साम्राज्य था जिनको राजनीतिक संरक्षण था। समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बसपा की सरकार हो, राजनीतिक तौर पर संरक्षण किया करते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद इस तरह के पैरेलल साम्राज्य चलाने वाले अपराधियों को नेस्तनाबूद करने का काम किया गया। जिनके डर से जनता कांपती थी, आज के डर से थर-थर करके कांप रहे हैं। बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल थर-थर कांप रहे हैं अपराधी। राकेश जी हमारे साथ में बने रहिएगा। हमारे साथ में बसपा के प्रवक्ता धर्मवीर जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। धर्मवीर जी, एनसीआरबी के आंकड़े सामने आए हैं और उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश नजर आ रहा है क्योंकि आंकड़े हर एक अपराध में कम हुए। कुछ कहेंगे आप? ये राकेश त्रिपाठी जी की बात को मैं अभी सुन रहा था मैडम। ये झूठ की पटरियों पर जुमलों की ट्रेन दौड़ा रहे हैं। अच्छा। कि अभी जो है एक ट्रेन में एक बदमाशों ने विधायक जी के जो गनर था उससे कार्बाइन लूट ली। तो ये अपराधी कहां से आ गए? उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों के देश में जो है उत्तराखंड में जाकर के हत्या कर देती है। अभी राकेश त्रिपाठी जी ने जो कहा आप उस पर बाद में पलटवार कर लीजिएगा। मुझे लगता है पहले एनसीआरबी के आंकड़ों पर आपको कुछ कहना चाहिए। एनसीआरबी के आंकड़े झूठे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े झूठे हैं। दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार अगर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ठीक है। अगर 2 घंटे के अंदर कहीं देश में बलात्कार हर 2 घंटे में हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ठीक, राकेश जी है सरकार के बीजेपी के प्रवक्ता है, मैं उनसे पूछती हूँ। राकेश जी, एनसीआरबी के आंकड़ों को झूठा बता रहे हैं धर्मवीर जी, बसपा के प्रवक्ता है, कुछ कहेंगे आप? देखिए, धर्मवीर जी तो उस कहावत को साकार कर रहे हैं, न खाता न बही, जो धर्मवीर जी कहें वही सही। अब झूठ की पटरियों पर जुमलों की ट्रेन में दौड़ाइए राकेश त्रिपाठी जी। एनसीआरबी का डाटा जो है वो ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा क्राइम इस समय उत्तर प्रदेश में बढ़ा हुआ है। सरकार ने नारा दिया था प्रदेश में बदमाश तो पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन पुलिस जो है जो बीजेपी के जो घोषित नेता है वही अपराधी बन गए हैं। ठीक है धर्मवीर जी, उनको सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आते हैं। सुन ली इनकी बात, क्या सुनूं मैं? ये तो झूठे हैं, नंबर 1 के झूठी पार्टी के प्रवक्ता है। ये तो झूठी परोसेंगे जनता के सामने। इनकी बात क्या सुनूं मैं मैडम? आपको एनसीआरबी के आंकड़े भी झूठे लगने लगे? आपको एनसीआरबी के आंकड़े भी झूठ लगने लगे? अभी तो देखिए, सुनिए मेरी बात। प्रधानमंत्री जी के पास में बताने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो मंदिरों का बखान करना शुरू कर देंगे, घंटे बजाना शुरू कर देंगे। तो ये तो पूरा अमला का अमला डबल इंजन की सरकार का फेल हो चुका है। यहाँ अपराधी जो है सर चढ़ के नाच रहा है उत्तर प्रदेश में, और बुलडोजर बाबा जो है वो एक जाति विशेष धर्म के लोगों पर बुलडोजर भेज रहे हैं। इसमें जाति विशेष धर्म की बात कहां से आ गई? मुझे लगता है सरकार में हर एक माफिया, हर एक अपराधी पर बुलडोजर चल रहा है। तो समस्या क्या है बीएसपी को? आखिर आप कह रहे हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े भी झूठे, सरकार भी झूठी, सच्चा कौन है? जो बीजेपी के पोषित गुंडे हैं, जो मुख्यमंत्री की जाति बिरादरी के लोग हैं, उन पर बता दीजिए किसी के यहाँ भी कोई बुलडोजर गया हो आज तक किसी के घर पे, जिन पर 100 मुकदमे दर्ज है। 40% से ज्यादा अपराधी तो सांसद है इनके बीजेपी के। एक के यहाँ भी बुलडोजर गया तो मुझे बता दीजिए। ठीक है राकेश जी, आप जवाब दीजिए। राकेश जी कह रहे हैं कि 40% से ज्यादा जो अपराधी हैं वो सांसद है आपकी पार्टी में। नहीं, पहले बात तो धर्मवीर की जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री की जाति नहीं है। मुख्यमंत्री गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर है और जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए। जाति राजपूत जाति कभी किसी की नहीं जाती। चाहे कोई महात्मा बन जाए, चाहे कोई गोरखनाथ पीठ का अध्यक्ष बन जाए, चाहे मुख्यमंत्री बन जाए, जाति कभी नहीं जाती। बसपा का यही आज जो बसपा के पतन का कारण है, कारण है, जाति कभी नहीं जाती। आपको दलितों में से तो बदबू आती है, और वैसे आप जो है कहेंगे कि उनकी जाति कुछ नहीं है। और सिपाही से लेकर कलेक्टर थानेदार तक जो है सब सीएमएसपी जो एक ही बिरादरी के मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। 60% से ज्यादा कब्जा है आपका एक बिरादरी का, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिरादरी है। अपने कार्यकाल को याद मत करिए धर्मवीर जी, आपका कार्यकाल बहुत पुराना हो गया। अपने कार्यकाल को याद था। हम भारतीय जनता पार्टी में सबका की बात करते हैं, सबके प्रयास, हम किसी जाति धर्म की बात नहीं करते हैं। ये जो मनुवादी सोच के लोग हैं वो जाति धर्म की बात करते हैं। तो भाई आप मनुवाद जानते हैं, आप बूझे कुछ भी बोल सकते हैं। आप अपने पूर्वजों को इस प्रकार से अपमानित आप ही कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आपने देखा कि एनसीआरबी के आंकड़े एक तरफ सामने आए हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में अपराधों में कमी सामने आई है, लेकिन वहीं बीएसपी के प्रवक्ता धर्मवीर का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़ों को भी उन्होंने झूठ बताया है। और वहीं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि लगातार अपराध में कमी हो रही है और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर एनसीआरबी के आंकड़े सामने आए हैं और सभी अपराधों में कमी उत्तर प्रदेश में देखी गई है। और अगली खबर का रुख करते खबर मैनपुरी से है, जहां पर नगला कन्हाई गांव में रहने वाले शिवनंदन के घर पर चाय पीने के बाद लोगों की तबीयत खराब हो गई। शिवनंदन के ससुर रविंद्र सिंह बेहोश हो गए। चाय पीने से रविंद्र सिंह, शिवनंदन के बेटे शिवांग और दिव्यांश तीनों की मौत हो गई। चाय पीने से 3 मौतें होने से पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। तो वहीं पुलिस भी इस मामले की अब जांच कर रही है। मैनपुरी से खबर आपको हम बता रहे हैं। तो मैनपुरी के नगला कन्हाई गांव की यह घटना है, जहां पर जानलेवा चाय पीने से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। और अवनीश मिश्रा हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मैनपुरी से। अवनीश, क्या वजह थी? आखिर चाय में कोई जहरीला पदार्थ था क्या? कैसे आखिर इन बच्चों की जान चली गई? क्या कोई जानकारी है आपके पास? बता दें आपको, मामला मैनपुरी जनपद के औंछा थाना क्षेत्र के ग्राम नगला कन्हई का है, जहां शिवनंदन के घर पर सुबह भाई दूज की तैयारी चल रही थी। तो वहां ससुर रविंद्र सिंह तिलकपुर निवासी फिरोजाबाद आए हुए थे। सभी लोग चाय पीने के लिए बैठे थे कि चाय पीने के बाद रविंद्र सिंह की अचानक तबीयत खराब होने लगी। तो वो बेहोश होकर गिर पड़े। तो परिजन उन्हें संभालते हुए, तब तक दोनों बच्चों की तबीयत भी खराब हो गई। तो तीनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभी ये पता नहीं चल पाया कि चाय में कुछ मिला था, कोई पुष्टि नहीं हो पाई कैसे मौत हुई। जी शुक्रिया अमनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, चाय पीने से यहाँ पर 3 लोगों की मौत, 2 मासूम बच्चों की भी मौत हुई है। मैनपुरी से खबर आपको बता दें, हालांकि अब तक मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है और ये चाय जानलेवा चाय बन गई। चाय पीने से 3 लोग सो वहाँ हम देखे हुए चले गए। सो मैं बापा की हालत भाई मैं ललाकी सो भाई बहन लले लेके बजरी हम सब पे बहन में चाय बनाए। सो मैं बाप में तो मतलब ऐसे गोड़ ओड़ टूटल लगे। सो हमें पता नहीं कहा है वो चाय में कचू है। मैं मोहम्मद की जाई नहीं करी, चाय में कचू है गए ऊपर का। थाना औछा के नगला कन्हई का एक मामला आया है। एक परिवार में आज सुबह चाय बनी है और चाय जिसने भी पी है उनकी तबीयत अचानक बहुत तेजी से खराब हुई है और उनको अस्पताल, जिला अस्पताल ले आया गया, जिसमें 3 की डेथ अब तक हो चुकी है। 2 लोग और जो चाय पिए उनकी भी हालत गंभीर है, उनका इलाज चल रहा है। जो भी चाय की चीजें थी, अभी जो उनसे जो बात हुई है उसको अभी हम लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया, उसकी सैंपलिंग करा रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है सीतापुर से, जहां पर विवाहित महिला से जुड़ी आपको बता दें अहम जानकारी सीतापुर से सामने आ रही है। बड़ी खबर सीतापुर से इसी बीच आपको हम बता रहे हैं। तो सीतापुर में विवाहित महिला को जिंदा जलाया गया है। सीतापुर से बड़ी खबर, और महिला के प्रेमी ने महिला को जिंदा जलाया है। तो सीतापुर से खबर, विवाहित महिला को उसके प्रेमी ने जिंदा जलाया और महिला का पहले गला रेता फिर जिंदा जलाया। नैमिषारण्य में मेला देखने गई थी महिला। आपसी विवाद के बाद महिला को रास्ते में ही जिंदा जला दिया। महिला की हालत गंभीर है, लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। में जुबराज ढाबे के पास में वो मरासन में पड़ी हुई है। तत्काल हमारी पीआरबी वहाँ पे गई और उनको उठा के हम लोग लेके आए, सीएससी में एडमिट कराए। और महिला उस समय थोड़ा होश में थी, उससे हमारी पुलिस ने बात, और चूँकि महिला की स्थिति काफ़ी गंभीर थी, हम लोगों ने उसको तत्काल ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कराया है। उसके साथ हमारी 2 महिला कांस्टेबल एसआई वहाँ पे गए, उसका इलाज चल रहा है इस समय। आज 26 अक्टूबर 2022 को लगभग 9 बजे एक पेशेंट रघुराई, वाइफ ऑफ सुमित, इनको जली हुई अवस्था में 108 एम्बुलेंस के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिदौली सीतापुर लाया गया है। साथ में पुलिस भी मौजूद थी सिदौली थाने की। और अगली खबर रामपुर से आपको हम बता दें, जहां पर आजम खान पर आज आएगा फैसला। लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण मामले में आज फैसला। एमपी एमएलए कोर्ट से आज आएगा फैसला। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दर्ज हुआ था केस। तत्कालीन डीएम पर बोले थे आपत्तिजनक शब्द। लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और आज इस पूरे मामले में फैसला एमपी एमएलए कोर्ट में सामने आ सकता है। ये बड़ी जानकारी आजम खान से जुड़ी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट से आज ये फैसला सामने आएगा। तत्कालीन डीएम पर आपत्तिजनक
शब्द बोले थे, जिसके बाद आपको बता दें कि आज फैसला। ओमपाल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओमपाल, एमपीएमएलए कोर्ट से आज फैसला सामने आएगा, आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती है, फिर राहत मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, देखिए सुबह से ही यहाँ पर कोर्ट कैंपस से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस की व्यवस्था जो यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है। अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और कोर्ट के अंदर भी हलचल बढ़ गई है। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो आजम खान यहाँ पर पहुंचे नहीं हैं। कहा ये भी जा रहा है कि उनकी आज तबीयत खराब है, तो अब डॉक्टर्स थोड़ी देर में उनके यहाँ पहुंच करके बताएंगे कि वो कोर्ट में आने की स्थिति में है। क्योंकि कोई भी सजा या दोषमुक्त होता है तो उस पर्सन को, शख्स को, शख्सियत को कोर्ट में होना होता है। और आज पुलिस के तमाम सारे लोग भी यहाँ पर लगे हुए हैं, घर पर भी, क्योंकि आजम खान को आना है। अब वो यहाँ पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि अभी अभी जो इनपुट्स निकल कर आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है। वो कोर्ट आएंगे या नहीं आएंगे अब डॉक्टर तय करेंगे थोड़ी देर में, और उसके बाद फिर आजम खान। तो आज ये माना जा रहा है कि आज कोर्ट फैसला सुनाएगा, लेकिन फैसले से पहले आजम खान को कोर्ट में होना चाहिए। और आजम खान साहब अब कोर्ट में कितनी देर में आएंगे ये डॉक्टरों पर निर्भर करता है, क्योंकि डॉक्टर तय करेंगे कि वो आने की स्थिति में है या नहीं है, क्योंकि कहा ही जा रहा है निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी, जहां पर एमपीएमएलए कोर्ट में आज फैसला आएगा सामने। भड़काऊ भाषण मामले में आज फैसला, और तत्कालीन डीएम को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे थे, जिसके मामले में आज फैसला आएगा। और फर्रुखाबाद के शमशाबाद थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को इंस्टाग्राम पर कट्टर हिंदू लिखना महंगा पड़ गया। आरोप है कि कट्टर हिंदू की बात लिखने पर विशेष समुदाय के 40 से 50 लोगों ने उसकी और उसके साथियों के साथ मारपीट की है। उन्होंने फेसबुक से कट्टर हिंदू की फोटो हटाने की बात कही और न हटाने पर शमशाबाद में न रहने की धमकी तक दे डाली है। पीड़ित की तहरीर पर बिलाल, अली, सरताज, रेहान समेत 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। और देखिए ये बच्चा है, मोहित राजपूत, नाबालिग बच्चा है ये, और इसके दोस्त कुछ डोसा वगैरह खाने के लिए गए थे। उसमें कुछ स्थानीय लोगों से विवाद हुआ, जिसमें कुछ मारपीट की घटना हुई है। राजपूत की एफआईआर पे अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो शरारती तत्व हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। और अगली खबर लखनऊ से, जहां पर किसानों को सब्सिडी देने में हुआ भ्रष्टाचार। घोटालेबाजों ने 2015 के 2020 से बंद कर दी किसानों के हक की डीबीटी। 45 जिलों में एकीकृत बागवानी विकास मिशन में घोटाले की बात सामने आई है। 30 जिलों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भी घोटाला। किसानों को पहले मिलते थे 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, अब मनमाने दर से क्रय करके किसानों को सीधे देता है विभाग। 2 साल के 330 करोड़ के बजट में किया गया बंदरबाट। घोटाले को लेकर सीएम को लिखी गई चिट्ठी, विभाग के महासंघ ने कार्रवाई की मांग की है। मारतंड हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मारतंड, 2 साल के 330 करोड़ के बजट में बंदरबाट हुआ है, क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास पूरे मामले में? ये बिल्कुल देखिए, ये उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण महासंघ है, इसके द्वारा ये पत्र मुख्यमंत्री को लिखा गया है। उसके बाद ये मामला सामने आया है, जो साफ तौर पर बड़ा आरोप लगाया गया है विभाग के अधिकारियों पे कि 2015 के शासनादेश को दरकिनार करते हुए 2020 से जो किसानों के हक की डीबीटी थी उसको बंद कर दिया गया। इसमें जो है ये जो योजना है, इसके तहत जो 45 जिलों में एकीकृत बागवानी और विकास मिशन और 30 जिलों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत जो है ये पूरा मामला जो सामने आया है, इसके तहत आता है। जिसमें घोटाले की बात सामने आ रही थी। पहले किसानों को ये भी आजादी थी कि वो बीज किसी भी संस्थान से ले सकते हैं, लेकिन अब जो है अपने मनचाही कंपनियों को टेंडर दिलाने के बाद अब ये विभाग ने तय किया है कि विभाग अधिकारियों ने कि किसको जो है बीज जो है वो खरीद कर वो भी किसानों को ही देंगे। पहले किसानों को बीज खरीदने के लिए 20 दर में प्रति हेक्टेयर रुपए मिलते थे, लेकिन अब जो है विभाग के द्वारा ही ये जो बीज खरीदा जाएगा उसके बाद वो किसानों को दिया जाएगा। आपको बता दें कि 2 साल में करीब 330 करोड़ के बजट में ये बंदरबाट का मामला सामने आया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मारतंड आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विभाग के महासंघ ने कार्रवाई की मांग करती है, ये अहम खबर आपको हम बता रहे थे। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर है हमीरपुर से, जहां पर युवक की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हत्यारे ने युवक के चेहरे पर किया धारदार हथियार से हमला। हत्या के बाद मौके से हत्यारा फरार हो गया है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के मुंडेरा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। युवक के चेहरे पर धारदार हथियार से हमला किया गया है और हत्या के बाद मौके से हत्यारा फरार हो गया है।
और अगली खबर आगरा से आपको हम बता दें, जहां पर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रसगुल्ला की वजह से हत्या की वारदात, वर वधू पक्ष में जमकर हुआ झगड़ा और 6 घायल हो गए हैं। शादी समारोह में जमकर चले चाकू, रसगुल्ले के विवाद में एक की मौत हो गई है। एतमादपुर में 2 लड़कियों की हो रही थी शादी। सूचना पर पहुंची इलाकाई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खंदौली के व्यापारिन मोहल्ले से आई थी बारात। रात्रि में एक जो घटना प्रकाश में आई है थाना क्षेत्र एतमादपुर में, यहाँ पे कुछ रसगुल्ले को लेके एक विवाद हुआ। विवाद बढ़ते बढ़ते फिर मारपिटाई पे हुआ। उसमें एक व्यक्ति जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया। उसको अस्पताल में जब ले जाया गया तो उसको बताया गया, डॉक्टर ने बताया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसमें जो पीड़ित पक्ष है उससे हम तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में। और सिद्धार्थनगर में युवक की हत्या से हड़कंप मच गया है। मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक की चाकू मारकर हत्या। मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे को लेकर हुई कहासुनी। भीड़ में किसी ने चाकू मारकर की युवक की हत्या। आनन फानन में युवक को पहुंचाया गया अस्पताल। डॉक्टरों ने युवक को किया मृत घोषित। मुडेला गांव का रहने वाला बताया जा रहा मृतक सदर थाना क्षेत्र के बेलहिया मंदिर के पास की यह पूरी घटना है। कुशीनगर के तमकुहीराज में पुलिस के गश्त पर सवाल उठे हैं। चोर गैस कटर के सहारे एटीएम मशीन के कैश बॉक्स को काटकर चुरा ले गए। तमकुहीराज कस्बे के ममता हॉस्पिटल के सामने एसबीआई बैंक की एटीएम मशीन थी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो गैस कटर से एटीएम मशीन का कैश बॉक्स लेकर फरार। मामले की जांच अब पुलिस ने शुरू कर दी है और पुलिस गश्त पर सवाल उठ गए हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केजीएमयू को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने पैथोजन रिडक्शन मशीन का उद्घाटन किया है। एशिया का पहला थोरेसिक वस्कुलर सर्जरी का विभाग होगा। इससे अब लंग कैंसर के मरीजों का इलाज करना आसान हो जाएगा। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में केजीएमयू का अहम योगदान रहा है। केजीएमयू लगातार आगे बढ़ रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।